चलिए शुरू करते हैं। 11 जनवरी 2023 है ना। 2023 का ईवीएस चलेगा और हिंदी चलेगा और स्पीड में चलेगा थोड़ा। आप लोग जवाब आप लोग देते चलिए ताकि जल्दी से हो खत्म और आगे हम लोग बढ़े। प्रश्न बोला कि आप फर्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। देखिए खमीरीकरण की बात जैसे ही करता है, ये प्रश्न इतना बीपीएससी भी पूछेगा, आगे जाके भी पूछेगा, डीलर भी पूछेगा, हर चीज में पूछेगा। खमीरीकरण मैं आपको बताऊं, इसी को एक और नाम बोलते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन विधि कहते हैं, है ना। और ये किण्वन विधि के द्वारा दारू शराब बनता है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा होगा बताएं। शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, एल्कोहल माने जो दारू उरू है ना, इसी को क्या कहते हैं? खमीरीकरण या किण्वन विधि। दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से करते चलिए। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक चीज में पूछ सकता है। और ये बनाने वाला है तो बता दें, बाद में बताएंगे इसको। 63 पर आइए। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे क्या करते हैं? स्वच्छंद बाहरी और भीतरी क्रियाकलाप करते हैं। स्वच्छंद मतलब फ्री है, तो बाहरी भी क्रियाकलाप और क्या भीतरी भी क्रियाकलाप। बहुत मजेदार है, दोनों ले लिया। ठीक है, लेकिन आपका बी में क्या नियम का पालन करना आपका गलत होता है। सी क्या बोला है? ठीक है, उसके बाद क्या है? विशिष्ट क्रियाकलाप है और लिंग विशिष्ट खेल, ये सब गलत होता है। सबसे मजेदार आपका उत्तर यही होगा। अगला है बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? बहुत मजेदार प्रश्न है। माने क्या नहीं रहेगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति नहीं भी रहेगा तो बीज क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं गांव देहात में, एक पोटली में, कपड़ा के पोटली में चना रख देंगे और उसको बंद करके रख देंगे तो जम जाता है कि नहीं? उसी को कहते हैं अंकुरण होना। सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भी जम जाएगा। फिर बनाने वाला आ गया, इसको छोड़िए, बनाने वाला जो भी है उसको छोड़ेंगे, बाद में करेंगे। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग 1.5 डिग्री तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। देखिए इसके बारे में समझिए। जितना भी 75 तक प्रश्न होता है वो कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है ना। ईवीएस का कोई भी एग्जाम में पूछेगा। तो पाश्चुरीकृत दूध बोलते हैं जो हम लोग मार्केट से जो दूध जाते लाते हैं ना खरीद करके, सुधा वाला, वही दूध पूछ रहा है। उसको क्या करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेगा, एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको पैक करके हम लोग बेचने लगते हैं। सुधा वाला दूध बोलते हैं उसको। उत्तर बताए तो याद रखिएगा, 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और एकाएक ठंडा कर देते हैं। ये बात को याद रखिएगा, 70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, और मात्र 15 से 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। चलिए, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? कद्दू का जो पौधा है ना, लौकी का, किस में रखेंगे इसको? झाड़ी होगा, आरोही लता होगा, विसर्पी लता होगा कि शाख होगा? क्या होगा? विसर्पी लता माने सर्प की तरह लतरा होता है ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं विसर्पी लता। लौका का जो पेड़ है वो सीधा नहीं ना होता है, लत्ती होती है, विसर्पी होता है। आरोही लता का ये क्या होता है? तो आरोही लता बोलते हैं जो बरगदवा के पेड़वा के ऊपर से नीचे जो डालवा नीचे आता है उसको कहते हैं क्या? आरोही लता। अगर हम आपसे पूछे, एक प्रश्न अलग से पूछते हैं, कहीं पूछ दे, बांस क्या है? शाख है, घास है, झाड़ी है, पौधा है? क्या है बांस? क्या है? बांस जो है वो झाड़ी नहीं है, बांस एक शाक के श्रेणी में अंतर आता है। याद रखिएगा, झाड़ी भी नहीं है, पौधा भी नहीं है, शाक के श्रेणी में आता है बांस। अगला प्रश्न है कि उंगलियों से छूकर महसूस करके पढ़ने का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो उंगली से छू के कौन पढ़ता है?
जो देख नहीं सकता है तो क्या करेगा, छू छू के पढ़ेगा कि हाँ, तो इसमें देख नहीं सकते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा डी, छू के ब्रेल लिपि, क्या उत्तर आपका डी पर जाएगा। अगला प्रश्न मजेदार है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, सुनिएगा ध्यान से, वाष्पन के कारण ठंडक, बने आप गर्मी में खूब आए, पसीना चल रहा है, आप पंखा शुरू कर दिया जाए तो आपको ठंडा टाइप का लगेगा, पसीना रहेगा तो ठंडा लगेगा, पसीना खत्म फिर आपका जो पंखावा है गर्म हवा देने लगेगा ना। तो ये शीतलन की जो प्रक्रिया होती है, कह रहा है कि तब धीमी होती है, कब धीमा होता है ये बताना। हाँ, तो देखिए जब पृष्ठ क्षेत्रफल घटे और वायुमंडल का जो तापमान है घट जाएगा तो निम्न हो जाएगा, दोनों घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना, शीतलन भी निम्न होगा। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, बताए, बुंदेलखंड की फुर्तीली नृत्य शैली स्वांग है, क्या है, उसका नाम है स्वांग, याद रखिएगा, बुंदेलखंड का पूछेगा फुर्तीली नृत्य कौन है, स्वांग है, क्या नाम है उसका, स्वांग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। चलिए 4 ऑप्शन है, सही सही आपको खोजना है, माइंड पूरा एकदम शांत रखे, जवाब जरूर दे। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, माने भूमि को क्षरण होने से रोकता है, बात सही है, 2 ही सही करना है इसमें। मृत सूखी पत्तियां उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, भाई पत्ता का उर्वरक बनता है, कीटनाशक बनता है, नहीं बनता है। पशु पौधे को आश्रय प्रदान करता है, भाई पशु तो भाई पौधा को नहीं ना आश्रय देगा कि हाँ आवा भाई यहाँ रह जा, पौधा देता है पशु को, उल्टा से बोला यहाँ, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिसमें हम कुछ खा सकते हैं, बीज को भी लोग खाता है, उत्तर आपका ए और डी। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, एक उधर होगा बेंच, उधर से ले लीजिए, बगले में है उस साइड में। पौधे के भाग तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त बताना है कौन सा है। हाँ, फूल जो है पौधा का क्या है, एक प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग बोलते हैं, पीछे रखिए उसको और उसी पर बैठिएगा, प्रजनन माने यही बढ़ाने का काम करता है पौधे को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें कौन कौन है बताएं, लद्दाख और पुडुचेरी जो है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है एक वही है कल वाला 11 जनवरी 2023 का 137 नंबर पेज है शायद, एक संस्कृति उत्सव में सुरती ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी। अब बताइए भाई महाराष्ट्र का पारंपरिक साड़ी का नाम बताइए। नौवारी है, कलमकारी तो आंध्र प्रदेश का है, पोचमपल्ली कलमकारी अगर कहेगा ये आंध्र प्रदेश का है, बनारस तो यूपी का है ना, ये नौवारी जो है वो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में विवाह की न्यूनतम आयु बताएं। लड़कियों का 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष, अब भाई बदल गया है, हाँ अब 18 पर करते हैं तो भाई दिक्कत होगी, अब लड़कियों का 21 है, लड़कों का 24 है ना, 24 प्लस बताया जाता है। हाँ वही, अब नहीं, अब तो वही चलेगा, पुराना वाला ही चलेगा, लेकिन 2006 के अनुसार आपको पूछेगा वहां, तो यही होगा 18-21, ठीक है। नया के अनुसार अगर पूछेगा है ना, हाल ही में विवाह की उम्र पूछेगा तो 21 और 24। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है, ठीक है भाई, पौधे की पहचान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, पहचान करना, मान लीजिए आप ही पहचान कर रहे हैं
तो कौन सी प्रक्रिया शामिल है बताएं। एक तो भाई अवलोकन करेंगे, और दूसरा बात गुलाब का पौधा है और तुलसी का पौधा है, तो दोनों में तुलना कर अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, तुलना करेंगे। लेकिन अनुमान लगाएंगे क्या है भाई, जब आपके घर में है ये है तो अनुमान क्यों लगाएंगे, क्या निर्णय तो उसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें तुलना उड़ना है नहीं, तो अवलोकन और तुलना होगा। पहली बार तुलना जा रहा है सही यहाँ। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रकृतियों की सौर संचालित करने का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो होगा वनस्पति जगत प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध विकास करना। मजेदार है, भावात्मक संबंध प्रकृति के साथ कोई रखता है तो कोई भी कोई चीज का नुकसान नहीं करेगा। और भी बोला है कि आभासी यात्रा, ये आभासी बोले तो काल्पनिक यात्रा, बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम झारखंड गए हुए हैं, हंड्रू का जलप्रपात में घूम रहे हैं, है ना, तो इसको कहते हैं आभासी यात्रा, ये गलत होता है ना। विद्यार्थियों को तंदुरुस्ती, ये तंदुरुस्ती वाली जो बात है, और नीचे है व्यस्त रखने वाली बात, तो इस प्रकार का नेगेटिव मिलता है। अगला है, रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, ठीक है, लड़की है, उसने अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों को देखभाल करनी है। निम्नलिखित में कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधित अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी हो रही है? तो इस पर भाई चर्चा चलेगा। बहुत अच्छी बात है कि क्यों ऐसा वो करना चाहती है, ट्रक ड्राइवर बनना क्यों नहीं चाहती है, तो चर्चा करेंगे इस पर। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कराते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं, और इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताएं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया, एकल अभिभावक वाले में रहते हैं तो सबको ही उत्तर करना है, सभी को, कोई भी पेडागोजी ही होता है। तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट बोला जा रहा है कि इन बच्चों को अवहेलना करे, ये अवहेलना नेगेटिव वर्ड है। बी में नेगेटिव बताए क्या है, इन बच्चों को सहानुभूति दर्शाए और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहे। ये सहानुभूति किसी के प्रति नहीं जाना चाहिए, ऐसे परिवार के बच्चे द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल देना, विशेष बल गलत है। ऐसे बच्चे का संदर्भ सम्मिलित करे और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करे। मजेदार आपका डी। असी कहता है पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे तो पेडागोजी अच्छा जाता है। और रूपल कक्षा 5 की छात्रा है, सुनिएगा ध्यान से, एकदम मजेदार तरीका से, पूरा क्लीन माइंड करके समझिए। वह अपने शिक्षक को बताती है, देखिए क्या बता रही है, कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उसे कहती है चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बुढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। देखिएगा क्या मन में चल रहा है यहाँ पे। यदि आप रूपल के शिक्षक है तो आप क्या करोगे भाई, है ना, बताइए। अगर आप टीचर होते उस बचवा का तो आप क्या करते। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, कौन सा उत्तर सही जाएगा इसमें। हाँ डी ही जाएगा। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे कि सही में वो बूढ़ा व्यक्ति है। हमेशा जांच करने की बात पर जाता है, जब भी माने जहां बच्चा भ्रम में है कि ये सही में होता है तो उसकी जांच करेंगे, ठीक है, कि क्या ये सही हो रहा है ऐसा। एक और प्रश्न आया था इस प्रकार से, हाँ एक प्रश्न आया था, आपने सही याद दिलाया कि एक झाड़ू मारने पर शाम को सूर्यास्त के बाद लोग गरीब हो जाता है, ये प्रश्न आया था ना। तो उसमें टीचर बोला कि एक बार झाड़ू मार करके चेक करो क्या तुम गरीब हो रहे हो, है ना, जांच करने वाली बात वहां भी चल रही, यहाँ भी जांच वाली बात हो कि सही में चांद पर बूढ़ा व्यक्ति है जो ले जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 1 में शिक्षक अपने शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा की
कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। ज्ञानेंद्रियां होता है 5, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से आप परिचय करा रहे हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर तरीका से काम कर रहे हैं, किस ऑप्शन पर जाना चाहते हैं? फर्स्ट बोला विद्यार्थियों के विषय के संदर्भ में पढ़ाने के लिए तैयारी के साथ में कक्षा में आने के लिए कहेंगे। तैयारी के साथ में बच्चा पहले से कैसे आएगा? बी बोला कि विद्यार्थियों को उनके शब्दों को ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। लिखना वाला बात भी बच्चा नहीं कर पाता है अच्छे से। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करके मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। संवेदना माने जो भी होता है इंद्रिया, वो संवेदना का ही काम करेगा। प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वाह का उपयोग करेंगे। सबसे बेटर है मूर्त पदार्थों का उपयोग करना, सी वाला मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? ऑप्शन बोला फर्स्ट, मानव व्यवहार परिस्थिति तंत्र में सामंजस्य। बी ऑप्शन बोला प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा पर्यावरण के बारे में सतत रहने की अधिगम प्रक्रिया। सतत वाला सी सबसे मजेदार, सतत वाला पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम, ये सबसे मजेदार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा, थीम, परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप क्या करिएगा यात्रा के बारे में? फर्स्ट बोला विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। ये बात आपका गलत है। नोट्स, परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुत दिखाएंगे। हाँ, सूचना संप्रेषण साधन का प्रयोग करेंगे, उन्हें अनुभव का निष्कर्ष निकालें। बहुत मजेदार। आप लोग अगर फटाफट करेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा तो और क्लास स्पीड चलेगा। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार प्रदर्शित करता है? बताएं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है, गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं का विषय जो पूर्व तैयारी, गलत हो गया, उच्च नहीं है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूक और संवेदनशीलता, बात सही है। संवेदनशील रहेगा बच्चा तो कोई भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब पेड़ पौधे जो भी है सब पर्यावरण से संबंधित है। अगला, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है, एक चैप्टर का नाम है, के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है? 4 गो क्रियाकलाप है और चिट्ठी आई वाला पर बताना है कौन सही जाएगा। मात्र 2 ही सही है इसमें, बी और सी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। संचार पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए, गलत, पढ़ के अभ्यास नहीं करवाना है। विद्यार्थियों को सूचना जोड़ करके उनके अपने शब्दों में लिखने के लिए, बच्चा लिखेगा ही नहीं भाई, लिखने वाला काम पहले हटाइए इसको, बच्चा सही से नहीं लिख पाएगा। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करना, ठीक है। डाकिया के कार्य और अनुभव के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाना, कि डाकिया का क्या कार्य है, वहां जाने पर बेटर तरीके से आप समझा सकते हो। सी और डी, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी में है? ऑप्शन नंबर डी में सी और डी है, आपका गलत होगा शायद। ऑप्शन नंबर डी में बी डी है, उसमें होगा, इसमें ठीक है, इसमें सी और डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सही छापा है, आप लोगों में के बुक में शायद अलग हो, छापने मिस्टेक। सी और डी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन से कथन बच्चे के पर्यावरण अध्ययन के सीखने के संदर्भ में सही है? और सीखने वाला भाई 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सही है आपको बताना है, पूरा क्लीन एकदम दिमाग फ्रेश करके। इसमें 3 को सही करना है आपको, 1 गलत करना है। फर्स्ट बोला कि बच्चे आसपास की दुनिया से भाई सक्रिय रूप से जुड़े हैं, ठीक है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों को समान संदर्भित अनुभव, जब समान दीजिएगा, क्या समान नहीं, गलत हो गया, समान सबको एक समान नहीं करना, ये गलत हो गया। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौती बनाती है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को महत्व देती है। बी ऑप्शन आपका सही चला गया।
अगला, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? फर्स्ट बोला कि अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप के नमूनों की सूची के साथ याद कराने वाली बात गलत। सी, स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति, आवासों स्थानों की पहचान करने की प्रकृति और शैर का उपयोग कीजिए। शैर बोले तो भ्रमण, मजेदार है। ठीक है, आपका सी उत्तर सही जा रहा है। नेक्स्ट, वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। कैसा है? खुली छतरी जैसा। इस कथन में वाणी किन प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है? बताएं। कल्पना कर रहा है। आम का पेड़ खुले छतरी के जैसा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कल्पना वाली काम हो रहा है ना। उत्तर आपका होगा कल्पना। कोट में है, अवलोकन भी होगा, कल्पना और तुलना। डी ऑप्शन है, ए बी और डी। सी गलत है ना। अवलोकन भी हो रहा है, तुलना भी हो रहा है, कल्पना। निर्णय गलत है, निर्णय नहीं होगा। चलिए ठीक है, और तीनों में देखा जाता तो सबसे बेटर ए बी डी, डी ऑप्शन होगा ना। अगला प्रश्न, ये भी कूट है, 2-3 सही कर देना है। कक्षा 3 के विषय जल शिक्षण कराते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुआं, तालाब इत्यादि के जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? नवासी का उत्तर करें। देखिए, फर्स्ट बोला क्या? विद्यार्थियों के विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। ठीक है। विद्यार्थियों को ऐसी घटना के कक्षा में साझा करने से मना करने वाली बात गलत हो गया। उन्हें अनुभव को साझा करने के लिए समानता के मूल्य पर बल देने के लिए कहेंगे। अनुभव साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, एसिड। और अंतिम प्रश्न है ईवीएस का, इसके बाद तुरंत हम हिंदी शुरू करेंगे। पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा बेटर है भाई? फर्स्ट बोला विषयगत अवधारणाओं को समझ विकसित करना, सबसे मजेदार अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष, क्षमता। सारा ऑप्शन इसी में है, सबसे मजेदार ऑप्शन लिखा हुआ है सी। अब आइए हिंदी, और हिंदी जो है बार बार सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हिंदी जिनका अच्छा हो गया उनका संस्कृत अच्छा हो जाएगा, उर्दू अच्छा हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब गद्यांश पदांश पढ़ने का तरीका ऐसे पढ़े जैसे किसी को सुनाना हो, तुरंत एकदम क्विक सुनाना हो, अभी अभी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, हजारों वर्ष से मनुष्य नदी की ओर खींचा चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। आत्मा बोले तो नदी किनारे जाओगे ना भाई, बहुत अच्छा आनंद आता है ना, आत्मा को भी तृप्त करती है। संसार की सभी प्रकार प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों के कोख में हुआ है। बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता, कौन नदी? सिंधु नदी, सतलज, सिंधु, रावी, इस प्रकार के नदियों के किनारे है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। अंत में नदी समुद्र में जाकर मिल जाता है। नदी कहाँ मिलता है भाई? कहता है ना कि भाई पानी ही जा कहाँ रहा है, तो समुद्र में जाके मिल जाता है। पानी जहां से चला था वापस वही चला गया, पहुंच गया। नदी कभी न समाप्त होने वाली एक निरंतर रचना है। नदी क्या है? कभी न समाप्त होने वाली निरंतर रचना है। समझ सकते हैं, दिन रात पानी बहते रहता है, तो भाई पानी जाएगा कहाँ? एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है, किंतु नदी एक अस्थिर मात्र है। हजारों वर्ष से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ा था। माने जो नदी किनारे लोग हैं वो बाढ़ का प्रकोप झेलता है लोग आज भी। नदी का पानी उफान पड़ता है और तटबंधों को तोड़कर गांवों को बहा ले जाता है। ये तो बात सही है, नदी के बांध जब टूटता है तो।
अब आप लोग को जवाब देना है कि संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ है? नदियों के किनारे। बहुत बेटर, फटाफट कर लेंगे, हो जाएगा जल्द से। भारतीय संस्कृति डैश की देन है भाई? गंगा के बारे में चर्चा हुआ है। नेक्स्ट है, नदियों को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है? बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है। अस्थिर मित्र, अ बोले तो न, स्थिर, है ना। इस पहले प्रश्नों को ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट, नदी क्या नहीं है? नदी क्या नहीं है? तो पुनर्जीवित करने वाली, है ना, ये नहीं है। अस्थिर मित्र है, निरंतर रचना है, संस्कृतियों का उद्गम हुआ है। लेकिन इसमें नेगेटिव पूछ रहा था, पुनर्जीवित की बात कहीं है इसमें? क्या आपको पुनर्जीवित कर देता है मर जाने के बाद? नहीं। गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि जल ही जीवन है। बहुत बेटर। नदी नहीं है लिखा हुआ, हम बोल रहे नदी क्या है? नेगेटिव है। अगला प्रश्न है कि मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह खेतों की सिंचाई में मदद करता है, इसीलिए महत्व नहीं देता, है ना। वो आत्मा को भी तृप्त करता है, लिखा था ना। तो केवल खेतों को ही सिंचाई नहीं करता है। उत्तर आपका ये होगा। पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुंच जाता है? हाँ, समुद्र से समुद्र में। समुद्र से ही चलता है नदियाँ, और उसी में से जाकर के फिर समुद्र में, दूसरा समुद्र में मिल जाएगा। नहीं समझ में आया। अरे सुनिए, मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि केवल खेतों को सिंचाई में मदद करता है, केवल। तो ऊपर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा महत्व क्यों दिया जाता है। ये पूछा रहा था, नेगेटिव प्रश्न है। महत्व क्यों दिया जाता है अगर पूछता तो वहां रहता कि वह आत्मा को अभी तृप्त करता है। सही से पकड़िए उसको, पढ़िएगा तब ना समझ में। निम्न में कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें प्रत्यय लगा हुआ है भाई? नहीं, भारतीय ये प्रत्यय, यह, है ना, भारतीय में। मित्र का पर्यायवाची बताना है। नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो आड़ी नहीं है। मित्र माने होता है सखा, बंधु, संगी। ठीक है। अब आइए कविता पर। कविता पढ़ने का, या पदांश बोलते हैं उसको, पढ़ने का तरीका है कि अगर थोड़ा भी इसमें पकड़ में आ जाए तो भाई धा करके सारे प्रश्न को निचोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पकड़ते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लादे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती जो फसलों को दहक रही हो। लग रहा है इसमें भाई फुलवाड़ी के बारे में, बगीचा के बारे में, खेतों के बारे में, है ना। ये किसान का अधिकांशतः शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। तो अब आपको इसी के अनुसार जवाब देना है। यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह क्या नहीं करता? नहर बनाना। बहुत अच्छी बात। बाकी तो बगीचा लगाता ही, पेड़ पौधे, खेती, नहर नहीं बनाता। कविता में लेखक डैश का प्रेम झलकता है। क्या चीज से प्रेम है उसको? प्रकृति से प्रेम है ना, खेत, चिड़िया, सब चीज था इसमें। कविता में हो गया। पड़ती धरती से आश्रय, ऐसी जमीन है, पड़ती नहीं कहते, पड़ती पर चला भाई खेलने, पड़ती बोलते हैं क्या? जो बंजर हो ना, है ना, जो प्रति वर्ष जोता बोया नहीं जाता हो उसी को पड़ती कहते हैं। माने उसको जोता नहीं जाता है, फील्ड नहीं जानते हैं जहाँ पे, उसी को पड़ती कहते हैं। फसलों को दहक रही हो, वाक्यों में रेखांकित दहक, दहक का अर्थ बताना है, प्रयुक्त हुआ। हाँ, जब फसल दहकता कब है? जब फसल क्या हो, फसल पर 103 का, हाँ, फसल जब पकने लगता है उसको कहते दहक गया है।
माने पक गया है ना, खुशी का जिक्र है यहाँ। समूह में भिन्न शब्द है, कौन सा भिन्न शब्द है भाई? फूल फल लदे, छोटी सी खेती, ठीक है, छोटी सी क्यारी, ठीक है, छोटा सा उपवन, सब ठीक है, लेकिन सब में सेम वर्ड डी वाला में लिखा है, फूल फल लदे, है ना, ये थोड़ा सा भिन्न है। बाकी सब में भाई सब छोटा सा है ना, छोटा सा खेत के बारे में बोला है, छोटा सा क्यारी के बारे में बोला है, छोटा सा उपवन बोले तो जंगल के बारे में बोला है, छोटा, इसमें छोटा सा नहीं बोल रहा है ना, ये अलग है डी वाला, सब में छोटी सी है। अगला, समान लयात्मक शब्द नहीं है, महक लहक दहक लहर, कौन? लहर हटा लीजिए, है ना, ये अलग चीज है। नहीं 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 नहीं, 105 का लहर नहीं होगा। महक दहक लहक सब में लास्ट में क है ना भाई, सब में क है, हा का सब में है, लेकिन लहर में नहीं है। लहर बोले हैं, तो डी होगा। चलिए अब आइए पेडागोजी को करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए शिक्षक द्वारा डेस्क शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। फर्स्ट है व्यक्ति और विभेद अनुदेशन के साथ, यही होगा, है ना, व्यक्ति और विभेद अनुदेशन के साथ में करना। कोई भी व्यक्ति है, सबका अलग अलग है ना होता है, उसको विभेदित कहते हैं। नेक्स्ट है पेडागोजी 7 नंबर देखे, ए 106 का क्या? ना चुनौती ना होगा, 7 पर आइए, चुनौती नहीं होगा। उसको अच्छे से समझने के लिए पूरे 1 घंटा आधा घंटा का क्लास ही लग जाएगा शायद। प्रश्न है, कक्षा 2 की शिक्षार्थी मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द है कौन सा? सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द, यही होगा ना। चलिए नेक्स्ट, एक से अधिक भाषा का ज्ञान, अब 4 ऑप्शन है, बताए उत्तर कौन सा होगा? हाँ, नया भाषा सिखाने, बोले तो नवीन भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है, ठीक है ना। चलिए अगला, एक शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़े और गहराई से उसका निरीक्षण करने के लिए कहती है। मैंने कहा कि एक छोटा सा पढ़ो, गहराई से निरीक्षण करो। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। देखो भाई, टीचर भी मदद करना है। तो डैश का अभ्यास हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? गहन पठन, बहुत बेटर। यहाँ पे लिखा है गहराई से, तो गहन पठन। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक और व्यवहारिक स्थितियों का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? बच्चों की मदद करने वाली, तो स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। स्थिति के अनुसार ना मदद करिएगा आप, क्या? अब भाषा कभी भी स्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए, और न तो लातों खिलवाता है और बड़ाइयों करवाता है ना। अब जहाँ चल रहा है गर्मा गर्मी का माहौल, जाकर के आप एगो बम फोड़ दिए, बम तो भाई मुँह से न फोड़ा जाता है। तो स्थिति भाषा शिक्षण पद्धति, स्थिति के अनुसार सबसे बेटर। नेक्स्ट, पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। पढ़ने के पहले कौन सा काम होता है, बताया आप लोग? शिक्षार्थियों को पठन कुशलता का मूल्यांकन। पढ़ने से पहले तो मूल्यांकन होगा नहीं, कठिन शब्दों को अर्थ दे देने से नहीं होगा। शिक्षार्थियों को पठन विषय वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करना। हाँ, पढ़ने से पहले उसको अभिप्रेरित करो कि भाई तुम कुछ कर सकते हो, आगे चल के नौकरी ले सकते हो, क्या? अब पढ़ने से पहले ही गायब हो जाएगा तो नौकरी क्या लेगा? अगला प्रश्न, तो अभिप्रेरित करना है। नेक्स्ट, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित में चरण होते हैं। भाषा अर्जन करने का चरण बताइए। पहले बच्चा कैसे बोलता है, उसके बाद कैसे बोलता है। छोटका बच्चा से शुरू करिए, घर में बच्चा उच्चा होगा ना, होगा ही, बाल बच्चेदार वाले लोग इसमें बहुत है लोग। पहले बच्चा कूकता है, पहले का कूकता है, तब बलबलाएगा,
तब दू गो शब्द बोलेगा, मामा, पापा, ना। उसके बाद में तार शैली वाला, मामा खड़ी रहेगा, तार माने तो थोड़ा सा खींचने वाला शब्द, है ना, मामा पापा, तो देर लग खींचेगा, मामा करते रहेगा, तो इस तार शैली मत करेगा। मतलब आज से आपको याद रखना है, बच्चा जो बोलना शुरू करता है, पहले क्या करता है, कूकता है, तब क्या करता है भाई, बलबलाता है, तब दो गो शब्द बोलता है, तब क्या होता है, तार। ठीक है, तार शैली, चिल्लाते रहता है ना। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना और एकल आंसर डी होगा। ठीक है, अरे डी होगा। डी वाला बेटर है। फिर से बताते हैं, कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर, बताया तो। 112। ए यार भाग जाता है। देखिए सी भी बोल रहे हैं आप लोग सेम वर्ड, तो इसमें डी वाला जो है ना, कुकना बलबलाना समग्र बोधि, समग्र बोधि वाला मानेंगे। ठीक है, इसमें समग्र बोधि हम छोड़ दिए हैं, कुकना बलबलाना तब समग्र बोधि, तब दो शब्द, तब तार शैली, है ना, इस प्रकार से डी होगा। 13 आइए, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ और भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। कौन? अधोगामी सबसे मजेदार होता है, हम आपको बोले हैं, ऊर्ध्वगामी हो, शीर्षगामी हो, अधोगामी हो, सबसे बेटर कौन सा होता है? अधोगामी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, निगनात्मक अच्छा नहीं होता, आग्नात्मक ठीक होता है, एकीकृत सब ईवीएस का चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। देखिए परीक्षण क्यों होता है, खराब अंक जब आ रहा है तो उसका निदान नहीं करिएगा आप, क्या परीक्षण के माध्यम से निदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चा जोड़ों में और समूहों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, माने दो गो जोड़ा मिलकर के सक्रिय हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता है, लिखने वाला में नहीं किया। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की कैसे मदद करिएगा, बताइए। नंबर नहीं ला रहा है बच्चा, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए आप मदद कर सकते हैं कि जो भी तुम नंबर लाए हो अच्छा है। ठीक है, उत्तर जाएगा ए पर। नेक्स्ट, कह रहा है कि द जंगल बुक मौगली का है, मौगली वाला देखे ना, द जंगल बुक। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी, माने भाषा वो नहीं बोलता था, मोगली नहीं बोलता था, वो जानवरों की भाषा बोलता था। देखोगे ना आप लोग, क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था, क्योंकि वो मानव बस्ती में उसका पालन नहीं हुआ। किसके बस्ती में पालन हुआ था? सियारों की बस्ती में, जानवरों की बस्ती में, भालू बगीरा और ये सब था, उसके बस्ती में उसका पालन पोषण हुआ। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ये है, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव है, यही वजह है कि वह मोगली जो है बोल नहीं पाया, वह जानवरों की भाषा बोलता था। नेक्स्ट, आर्थिक सक्रियात्मकता, देखिए मोगली पर चला गया प्रश्न, कैसे घुमाता है सेट करने वाला, जो सब कोई जानता है मोगली के बारे में। अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मेटिक्स डैश की ओर संकेत करता है, अर्थ सक्रियता किस ओर संकेत करता है? भाषा के सामाजिक नियम, सक्रियता, है ना, अर्थ क्रियात्मकता, तो भाषा के सामाजिक नियम। ठीक है, पेज नंबर वही है जो कल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? व्याकरण का, बहुत अच्छा बात है। व्याकरण 1 to 5 में भी जैसे समर्थन नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी पद्धति मातृभाषा से पहले अर्जित
भाषा कौशल के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता और सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करता है। कौन सा होगा? सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करता है। क्या बोला? कौन सी मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशल उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा को प्रवाहपूर्णता और सटीकता के विकास में उपलब्धि का समर्थन करता है। सुनिएगा, व्याकरण अनुवाद ही करता है। अब देखिए, सुनिए कैसे। आपका मातृभाषा जो है, ट्रांसलेट जब करने जाते हैं तो पहले मातृभाषा में लिखा जाता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इसका ट्रांसलेट करें। हम पहले मातृभाषा में लिखा जा रहा है और तब उसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो वही बात बोला है क्या कि कौन सी मातृभाषा से पहले से अर्जित भाषा कौशल में उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता माने आपको तेजी लाएगा और सटीकता के विकास में समर्थन करता है। तो ये आपका होगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा? यह सीखने के संपूर्णगत लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, तो ठीक है, नेगेटिव खोजना है हमको। यह कागज पर अक्षर शब्द लिखने के बाधा उत्पन्न, ठीक है। डिस्ग्राफिया माने क्या? लिखना, तो लिखना वाला ठीक है। यह मोटर कौशल, मोटर कौशल को क्या कहते हैं? अति सक्रिय तरीका, है ना, इसको गलत हो गया। ये आपका उत्तर सी पर जाएगा। बाकी तो इधर भी लिखावट है, का डी में भी लिखावट है ना, तो डिस्ग्राफिया लिखावट होता है। हमको कह रहा है कि नहीं वाला कौन है, तो सी, एक खत्म हुआ हिंदी।